नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देखते देखते नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 8 साल गुजर गए। जी हाँ, और इन 8 सालों का हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। कितनी ज्यादतियां गिनी जाएं, कितने उत्पीड़न गिने जाएं, कितने सपने जो उन्होंने दिखाए थे उन सबकी चकनाचूर होने की कितनी सारी कहानियां आपको बताई जाएं। एक शब्द में कहें तो अच्छे दिन आने वाले हैं से शुरुआत करने वाले इस सरकार के लिए अब ये कहना पड़ रहा है कि लौटा दो हमें अब हमारे पुराने दिन। क्योंकि पूरा जो 10 साल का कार्यकाल अगर आप मनमोहन सिंह का देखें और उसका अगर कोई भी एक आकलन करने की कोशिश की जाए, एक कंपैरेटिव स्टडी नरेंद्र मोदी से जो बदलाव के लिए आए थे, मैं तमाम तरह की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको एक तरफ दूर रख रही हूँ इस वक्त, और ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम सिर्फ उस क्लास को भी देखें जो एस्पिरेशनल वोटर कहलाता है, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ और भारत को विश्व गुरु बनने के लिए नरेंद्र मोदी को मैंडेट दिया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, आज वो अपने आप को कितना ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो शुरुआत की जाए महंगाई से, बेरोजगारी से, अमीर आदमी से लेकर गरीब आदमी तक, यानी कि करोड़पति जो हैं वो देश छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के आर्थिक हालात हैं और जिस तरह के राजनीतिक, सामाजिक और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह के हालात हैं, वो किसी भी कारोबारी के लिए बेहतर नहीं कहे जा सकते। तो गरीब आदमी के लिए देखें तो वो सरसों के तेल को असली घी के दाम में खरीद रहा है। गैस सिलेंडर जो जिसको वादा किया गया था हर आम आदमी, हर आम औरत तक पहुंचाया जाएगा, उसके लिए एक तरह से बोझ हो गई है वो मशीन। गांव से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी उत्तर प्रदेश में कि कैसे एक तरह से एक अजायब घर में रखी हुई चीज बन गया है गैस सिलेंडर। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। 45 साल से के सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी का स्तर पहुंच रहा है। एंटी मुस्लिम और एंटी क्रिश्चियन जो वायलेंस है वो भी अपने बिल्कुल एक तरह से शीर्ष पर, चरम पर पहुंच रहा है। इसके अलावा तमाम तरह के जो मुद्दे हमारे सामने, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा, नरेंद्र मोदी ने हमें बताया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, और इसीलिए हम जो भारत का जो ग्लोबल जो हमारी स्थिति है, जो हमारी वैश्विक स्थिति है, वो ऊंची हो जाएगी। और आज हम देख रहे हैं कि चीन ने 2 पुल और 1 गांव बसा लिया है। ऐसा लग रहा है कि चीन अपने राष्ट्रीय बजट में अभी अरुणाचल और लद्दाख के लिए भी अब बजट ऑफिशियली अनाउंस कर देगा कि ये हमारी ही जगह हो गई है। 2 पुल बना लिए और 1 गांव बसा लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके जो मंत्रीगण हैं उनके मुंह से चीन शब्द नाम का शब्द नहीं निकल सकता है। जो उनके रक्षा मंत्री हैं वो खुद हैं, इसके अलावा बाकी उनके गृह मंत्री हैं, वो चीन नहीं बोलते हैं। किसी भी ट्वीट को आप देख लीजिए, सरकारी तमाम बयानों को आप देख लीजिए। भूखमरी में भी देखें आप तो भारत का जो स्तर है वो काफी नीचे हो चुका है। प्रेस फ्रीडम जो पूरा मामला मेरे जैसे लोगों से जुड़ा हुआ है, और प्रेस फ्रीडम का मामला आपको ये भी समझना होगा कि सिर्फ पत्रकारों नहीं, आम आदमी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर मुझे बोलने की आजादी नहीं है, मुझे रिपोर्टिंग करने की आजादी नहीं है, तो आपको भी खबर देखने की और सूचित होने की आजादी नहीं है। मेरी आजादी से सीधे सीधे आपकी आजादी जुड़ी हुई है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ आशुतोष जी हैं, सत्य हिंदी के संपादक हैं, और इसके अलावा अजय आशीर्वाद मेरे सहयोगी, दोनों ही देश की राजनीति को पिछले कई दशकों से लगातार देखते रहे हैं। मनमोहन सिंह के 10 साल भी उन्होंने देखे, नरेंद्र मोदी के 8 साल भी उन्होंने देखे। सबसे पहले आशुतोष जी, मैं अगर आपके साथ शुरुआत करूं तो मैं इससे पहले कि वो जो सामाजिक विभाजनकारी तमाम तरह की नीतियां सामने आ रही हैं, जिसको ऐसा लगता है कि अब इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, हमारी पॉलिटिक्स और हमारी सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया गया है। इससे पहले कि मैं उस पर आऊं, मंदिर, मस्जिद, खुदाई, 500 साल पहले क्या किया जो मुगल थे या दूसरे मुस्लिम शासक थे, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहती हूँ कि भारत जिसको कि कहा गया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, यानी कि एक जो आबादी है, उस यंग आबादी जो है उसका एक फायदा हमें हासिल होना चाहिए। हम जानते हैं तमाम तरह की मुहिम चली, जितने हाथ उतना काम, हाथ बहुत सारे हैं, काम नहीं है। 28 साल हमारी एवरेज एज है, 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी पहुंच रही है, महंगाई लोगों को मार रही है। ऐसे में भाजपा बड़े जोर शोर से 8 साल मना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का अपना स्वभाव है, उनके लिए हर घटना अपने आप में एक बड़ा इवेंट होती है। बड़ा इवेंट क्या बल्कि मेगा इवेंट होती है। तो जाहिर सी बात है 8 साल अगर पूरे हो रहे हैं तो उसको इस तरीके से प्रतिपादित करने की कोशिश करेंगे, ऐसे स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि न भूतो न भविष्यति। और इस जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने किया, वैसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। और ये नैरेटिव पिछले 8 साल से लगातार बनाने की कोशिश की गई है। जब नरेंद्र मोदी का हम आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, तो जाहिर सी बात है उसमें जो उनकी आर्थिक असफलताएं हैं, जो विदेश नीति के स्तर पर असफलताएं हैं,
वो सारी चीजों का वर्णन होगा, उसका कोडिफिकेशन भी होगा और उसकी डिटेलिंग भी होगी। और शायद जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसका इसी आधार पर आकलन होना भी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी का आकलन मैं उनकी आर्थिक नीति की और जो उनकी विदेश नीति है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति है, मैं उसके आधार पर उसका आकलन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर उसके आधार पर आकलन करूंगा तो उनको मैं किसी दूसरे प्रधानमंत्री के बरक्स में बैठा दूंगा। नरेंद्र मोदी का आकलन जब भी होगा इतिहास में या जब भी किया जाएगा, जो भी लोग करेंगे, तो 2014 के बाद से हिंदुस्तान एक मुल्क के तौर पर किस तरीके से बदल गया, उसकी सोच में किस तरीके का बदलाव आया, और उस सोच के बदलाव में जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जो उस विचारधारा से संबंधित थे, उन्होंने कितनी अहम भूमिका निभाई। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मूल्यांकन होगा। जैसे जब नेहरू का मूल्यांकन करते हैं तो शायद उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से नहीं करते, उनकी विदेश नीतियों की वजह से नहीं करते, बल्कि इस आधार पर करते हैं कि एक बहुत ही गरीब मुल्क को कैसे उन्होंने लोकतांत्रिक बनाया, ये उनका सबसे बड़ा मूल्यांकन है। या इंदिरा गांधी के समय में हम करते हैं तो उन्होंने प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करते हुए किस तरीके से देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर स्थापित करने की कोशिश की, पाकिस्तान का बंटवारा करा के। और नरसिम्हा राव का आकलन जब भी करेंगे तो आर्थिक स्तर पर उन्होंने देश का कैसे बदलाव किया, देश कैसे बदला, उसके आधार पर करते। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी का जब भी आकलन होगा तो इसी आधार पर होगा। पिछले 8 सालों के अंतर्गत उन्होंने एक चीज पूरी तरीके से स्थापित कर दी है कि वो इस देश के 132 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश के 80% जो जनता है उसके प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए काम करते हैं। बाकी की जो 14% जनता है उसके लिए वो काम नहीं करते, उनके लिए प्रधानमंत्री नहीं है। उसको पूरी तरीके से इस देश में पिछले 8 सालों में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की गई, और ये सब कुछ बहुत ही भौंडे तरीके से व्यक्त किया गया है। सरकार बार बार ये कहती है कि भाई जो तमाम सरकारी नीतियां हैं उनमें तो हमने किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा सबको बराबर तौर पर जनधन योजना हो चाहे दूसरी योजना, सबको हिस्सा मिला है। लेकिन जो गैर सरकारी स्तर पर जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया है, वो सबसे ज्यादा आकलन के लिए जरूरी चीज है और उसी के आधार पर उनका आकलन होना चाहिए। आज अगर आप देखिए सार्वजनिक स्तर पर उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, दूसरे धर्म के लोग कर सकते हैं। उनको अजान करने की इजाजत नहीं है, दूसरे लोग कर सकते हैं। उनकी लड़कियों को जो है वो मनमाफिक कपड़े यानी हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, दूसरे धर्म के लोग कर सकते हैं। उनको मनमाना खाना खाने की इजाजत नहीं है, दूसरे धर्म के लोग कर सकते हैं। उनको मनमाना व्यापार करने की इजाजत नहीं, दूसरे लोगों को कर सकते हैं। और साफ तौर पे कह दिया गया है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको मंदिर के इर्द गिर्द दिखाई भी नहीं पड़ना चाहिए। और ये सब कुछ केंद्र की सरकार नहीं कर रही है, ये सब कुछ उनके राज्य की सरकारें कर रही हैं। उनको अवस्थित करने का काम किया जा रहा है और केंद्र की सत्ता इसको मौन समर्थन दे रही है। और जो लोग इसका उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं, वहां जो पुलिस है, प्रशासन है, वो बजाय जो विक्टिम्स हैं उनके साथ खड़े होने के, वो उनके साथ खड़े होते हैं जो उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश करें। ये उनका एकमात्र मूल्यांकन मैं मानता हूं। इसके अलावा आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद उनके आर्थिक आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं होगा। जी हाँ अजय, आशुतोष ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी है कि कैसे अलग अलग जो कालखंड हैं भारतीय इतिहास के, उसमें देखा जाए प्रधानमंत्री तो कई रहे, दर्जन भर से ज्यादा रहे, लेकिन वो प्रधानमंत्री जिन्होंने नेगेटिवली या पॉजिटिवली भारत को जिस तरह से बदला, उस तरह से देखा जाएगा शायद वाकई कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं तो ये कहती हूँ, जिन 100 करोड़ हिंदुओं के प्रधानमंत्री बनने का वो दावा करते हैं, 200 करोड़ लोग मान लेते हैं, हालांकि जो आंकड़ा है वो तो ये नहीं कहता, उनमें भी सिर्फ 40% लोग उन्हें वोट करते हैं, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि वो तमाम 100 करोड़ लोगों के नेता हैं। उनके लिए भी उन्होंने कुछ भी जो प्रगति की, बेहतरी की कोई स्कीमें नहीं लेके आए। इस पे मैं आऊंगी जरा सी देर में, लेकिन आशुतोष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जो ये कह रहे हैं कि पूरी जो सरकारी मशीनरी है, जो सिस्टम जिसे हम कहते आए हैं, उस सिस्टम को उन्होंने बदल दिया। अब मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहती हूँ CAA का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहती हूँ कि जो लव जिहाद को लेकर जो रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट जो लाए गए हैं अलग अलग राज्यों में। इसके अलावा फिर तीसरी बात आ जाती है जो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया। ये शायद
कोई बहुत ही भोला होगा जिसको ये पता नहीं होगा कि ये बाकी जो देश का रेस्ट ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, कश्मीर को जो दोयम दर्जे का, बिल्कुल उसका तो स्टेट बाकायदा मतलब फैक्चुअली टेक्निकली दर्जा घटा दिया गया और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो उसमें भी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला, बहुसंख्यक आबादी वाला एक ही राज्य था जिसके साथ ही सलूक किया गया। तो कहीं ना कहीं जो एंटी मुस्लिम जो पॉलिटिक्स और पॉलिसी है, उसे सिर्फ कह के नहीं बल्कि करके सिस्टम के अंदर पिरो के, बुन के उन्होंने दिखाया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया। जी आरफा, अच्छा हुआ आपने ये 370 और सीएए की बात आज आपने की, जब नरेंद्र मोदी की सरकार 8 साल अपना एनिवर्सरी मना रही है, वो सेलिब्रेट कर रही है। तो वही मैं पिछले 8 साल का अगर हम लोग कोई एक एनालिसिस करें, एक किसी तरीके का भी देखें, तो ये सारी चीजें हम लोगों को याद रखना होगा कि आज जब 8 साल मोदी सरकार मना रही है, तो उसमें ये जिन जिन चीजों को हम 370 हुआ या सीएए हुआ या फिर राम जन्मभूमि हुआ, जिनको हम लोग एक एक्सक्लूजनरी राजनीति का हिस्सा समझते हैं, उसको एक सेलिब्रेशन के तौर पर आगे रख रही है कि हमने देश के लिए ये किया। तो ये जो मेरे हिसाब से जो 3 प्रमुख बिंदु है, जो 2014 के बाद एक भारतीय इतिहास में जो जिस तरीके से अगर नरेंद्र मोदी सरकार की आंकलन किया जाए, तो उसको किस तरीके से अगर हम देखें 2014 के बाद, जैसा कि आशुतोष जी कह रहे थे कि एक जो राजनीति का एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिर्फ मोदी के अराउंड ही सारी चीजें केंद्रित की गई, और उससे एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ राजनीति का एक नया इतिहास, मतलब एक राजनीति शुरू हुआ। उसके वो जब ये सारे अचीवमेंट्स वो गिनाते हैं, वो सारे इन सब अपने मोदी सरकार जो एक पीआर इवेंट की तरीके पे राजनीति को एक कन्वर्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, तो उसमें जब वो अचीवमेंट गिराते हैं, तो उसमें साथ साथ वो एक भारतीय इतिहास को भुलवाने की भी राजनीति कर रहे हैं कि देश के लोग एक जो भारतीय इतिहास रहा, इंडिपेंडेंट इंडिया का इतिहास, या उससे पहले नेशनलिस्ट स्ट्रगल का जो इतिहास है, इतने सारे जो ये चकाचौंध में जब पीआर इवेंट हो रहे हैं, कभी अगर मथुरा स्टेशन में एक एस्केलेटर का भी उद्घाटन हो रहा है, तो उसका श्रेय यहाँ पर बैठे हुए यूनियन रेलवे मिनिस्टर ले रहे हैं। तो ऐसे छोटे जो पीआर के इवेंट है, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है छोटे छोटे डेवलपमेंट हो, लेकिन इतना आपको इंफॉर्मेशन ओवरलोड दे दिया जा रहा है छोटे छोटे अचीवमेंट्स का, जो कि हमेशा से होते आए हैं। वो एक तरीके से एक पॉलिटिक्स ऑफ basically making Indian people forget the Indian history, और उसके ऑल्टरनेटिव में भारतीय जनता पार्टी एक फेक हिस्ट्री, एक अपने कन्वीनियंट हिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका बेसिकली जो आगे जो सिम्टम्स दिखते हैं, वो 370 को भी आप फेक हिस्ट्री से जस्टिफाई कर सकते हैं। एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं जो एक्सक्लूजनरी एक्ट है, लेकिन उसको भी आप एक फेक हिस्ट्री से जस्टिफाई कर सकते हैं। और आज जो हम ज्ञानवापी मस्जिदों में देख रहे हैं या फिर अलग अलग जगहों में देख रहे हैं, तो एक कंसर्टेड अटेम्प्ट है कि भारतीय लोग अपना इतिहास, जो एक सिंक्रेटिक हिस्ट्री है, उसको भूल जाए, और ये 2014 से राजनीति का एक अहम हिस्सा हो गया। दूसरा बिंदु जो मैं देखता हूं 2014 से एक कंसर्टेड अटेम्प्ट क्या है, वो है कि विपक्ष को पूरी तरीके से घेर लो, एक इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर करके, और वहां पर मतलब हर तरफ से, चाहे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, चाहे जिस तरीके, तो वो एक डेमोक्रेसी का जो मूलभूत एक प्रिंसिपल होता है कि विपक्ष एक हेल्दी डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट करता है, ये सरकार वो नहीं समझती है। जहां पे भी न सिर्फ विपक्षी पार्टी बल्कि कोई क्रिटिक अगर है, कोई उनके खिलाफ अगर कुछ भी एक क्रिटिसिज्म देता है, तो उनके पीछे भी ये पड़ते हैं, उनको भी अटैक करते हैं। ये किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म नहीं चाहते हैं। ये एक डेमोक्रेसी का जो एक महत्व है, उसको एक अलग दिशा दे रहे हैं, और उसमें इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर भी किस तरीके से इन लोगों ने किया आप देखिए। जैसे अगर ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को तो आप हटा ले, उनके ब्रूट मेजॉरिटी है, लेकिन ये पिछले 8 साल को हम इसलिए भी याद करेंगे कि मीडिया जिस तरीके से पूरी तरीके से सरकारी या दरबारी हो गई है, वैसा पहले कभी भी भारत में नहीं हुआ। और साथ में
ये मीडिया तो एक रहा, लेकिन दूसरा जो एक लोकतंत्र का खंबा माना जाता है जुडिशरी, वो भी जिस तरीके हमने इंडिया में हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि इमरजेंसी के दौरान भी जस्टिस एच.आर. खन्ना टाइप के लोग आके अपना डिसेंट देते हैं जब इमरजेंसी पावर्स है गवर्नमेंट के पास। लेकिन पिछले 8 साल में जो इंडियन जुडिशरी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, बीच बीच में फैसले देते आए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस हमारा कि वो लोकतंत्र के मूलभूत प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरीके से कॉन्फिडेंस उन लोगों ने हमारे बीच में नहीं जगाया। तीसरा एक बहुत छोटा सा पॉइंट कि ये है कि इस पूरे 8 सालों में एक कंसर्टेड अटेम्प्ट ये भी हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म जिसके आधार पर सारी सरकारें बनती आई है और काम करते गई है, उसको एक भरपूर प्रयास के साथ उस कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म को, जो संवैधानिक राष्ट्रवाद है, उसको कल्चरल नेशनलिज्म से रिप्लेस करने की कोशिश की गई है। और वो अब राजनीति का एक इंटीग्रल पार्ट है बीजेपी की राजनीति की। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म बैकग्राउंड में रहेगा, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है, जो कि अगर बहुत सारे क्रिटिक अगर देखें तो वो एक हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, एक हिंदू नेशनलिज्म है, उसको आगे लेकर उसने राजनीति का पार्ट बनाया। तो अब विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो अगर सिर्फ इकोनॉमी की बात करे, वो सिर्फ अगर राजनीति की बात करे, तो उससे काम नहीं चलेगा। कल्चर में घुसना होगा, जिसकी वजह से भारत में हमने एक तरीके से पिछले समाज में एक जलजला होता हुआ देखा है पिछले 8 सालों में, किस तरीके से। दूसरा सवाल भी निकल रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, वो कैसे नरेंद्र मोदी के 8 सालों को जनता के सामने कैसे पेश कर रही है। तो 10-12 पन्नों का उन्होंने डॉक्यूमेंट लिखा है, जिसमें आप ये सोचिए कि करीब 60 से लेकर 70% हिस्सा महंगाई, बेरोजगारी और इसके अलावा आर्थिक हालात को लेकर एक डिस्क्रिप्टिव नोट है। इसके बाद फिर उन्होंने लिखा है कि कैसे SC, ST और OBCs के खिलाफ भी अत्याचार किया गया, उन्हें जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उनसे बाहर रखने की कोशिश की गई। एक छोटा हिस्सा, मैं सोच रही थी बड़ी बहादुरी की बात है, ऐसे राजनीतिक माहौल में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ भी अत्याचार हो रहा है, लेकिन उन्होंने साथ साथ उसमें ईसाई भी लिखा कि हम सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसमें ईसाई भी शामिल हैं। यहाँ मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि उनके खिलाफ जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल अटैक है वो सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ दिख रहा है। तो इतनी जो एक पॉलिटिकल करेज, जो इतना राजनीतिक साहस था, उतना नहीं दिखा इस पूरे डॉक्यूमेंट में। इसमें सिलसिलेवार तरीके से ये भी लिखा गया है कि कैसे अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर दंगे हुए हैं सांप्रदायिक, और भाजपा ने विभाजनकारी नीतियां अपनाई हैं, लेकिन ज्ञान वापी का कोई जिक्र नहीं है। बाकी इस तरह के मुद्दे नहीं, कश्मीर का तो नामो निशान नहीं है, CAA का कोई जिक्र नहीं है। आशुतोष जी, मुझे बताइए कि जिन 100 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं, कि जिन 100 करोड़ लोगों के वो नेता हैं, उन 100 करोड़ लोगों के लिए भी क्या किया उन्होंने? मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये तमाम जो वो लोग भी जो ये प्रिटेंड करते थे कि वो इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बना रहे हैं। कुछ लोग कहते थे शुरुआत यहाँ से हुई कि गुजरात उन्हें नहीं बनने देगा प्रधानमंत्री, फिर यहाँ से बात यहाँ तक पहुंच गई कि गुजरात ने ही उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, कि इसी तरह का नेता चाहिए जो पैर के नीचे दबा के रखे एक समुदाय को, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये जो प्रिटेंड करने वाले लोग थे, अब वो भी अपनी जगह से हट के आ गए हैं यहाँ पर। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये 100 करोड़ लोग अपने को कैसे कन्विंस करते हैं कि रोजगार की कमी के बावजूद, महंगाई के बावजूद, आर्थिक हालात के बावजूद, यानी इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो यहाँ पर जो है EVM में बटन दबाते हैं बीजेपी के लिए, और वहां अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। म्यूट पर है, माफ करें। जो बात अभी अजय जी ने की, अगर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, अजय जी ने इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की बात की। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि जो ये 100 करोड़ हिंदुओं की बात भी की जा रही है, 110 करोड़ हिंदुओं की बात भी की जा रही है, दरअसल उनको एक नया हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। हम इस बात को ना भूलें। इसलिए मैं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से ज्यादा जो हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशनल मेमोरी है, जो उसको इरेज करने की कोशिश की जा रही है। और वो सिविलाइजेशनल मेमोरी जो हमारी इस देश की है, वो सहिष्णुता की है, वो सत्य की है, वो अहिंसा की है, वो एसिमिलेशन की है। जिनको इनका मानना यह है कि हिंदुस्तान जो मिडिवल पीरियड में और उसके पहले भी अगर वो गुलामी के तौर पे था, या उसको एक काले कालखंड
एक काले कालखंड के तौर पे याद किया जाएगा। तो इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन में जो हिंदू सभ्यता थी या जो भारतीय सभ्यता थी, उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जिसने हिंदुओं को भीरू बनाया, जिसने हिंदुओं को कायर बनाया, और जिसकी वजह से वो जो बाहर से जो आए उनका हम सामना नहीं कर पाए और उसके सामने हम सरेंडर करने के लिए विवश हो पाए। इसलिए उनकी लड़ाई जो लोग हम समझते हैं कि आज है, उनकी लड़ाई दरअसल उस वक्त से शुरू होती है जब इस देश के अंदर हूण आए, शक आए, कुषाण आए, मुस्लिम्स तो बाद में आए, ये क्रिश्चियंस तो बाद में आए। उनको लगता है कि ये कैसे हो गया, तो वो उस पूरी मेमोरी को, सिविलाइजेशन मेमोरी को इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उनका फोकस इतिहास पे होता है। वो जब बात करते हैं तो वो अकबर की बात नहीं करते, वो औरंगजेब की बात करते हैं। वो जब अकबर की बात करते हैं तो वो राणा प्रताप को प्रमुखता देते हैं, वो शिवाजी को प्रमुखता देखते हैं, वो समुद्रगुप्त को प्रमुखता नहीं देखते, जो दरअसल जो भारत के इतिहास के असली नायक जिनको माना जाना चाहिए, समुद्रगुप्त, जिन्होंने जितने बड़े लेवल में विस्तार किया, उसकी बात नहीं करते। वो बाजीराव पेशवा की बात नहीं करते, जिन्होंने 39 युद्ध लड़े और एक भी लड़ाई नहीं, और 40 साल की उम्र में जिनकी मृत्यु हो गई, और जो नेपोलियन से ज्यादा बड़े वो थे। तो ये जो पूरी कोशिश है, ये उस बुनियादी जो हमारे सभ्यता के जो सार्वभौमिक तत्व हैं, जो उसके मूल्य हैं, उसको ही खत्म कर देने की कोशिश है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब दिल्ली के अंदर पिस्टल लेके, तलवार लेके जब लोग घूमते हैं और मस्जिदों के ऊपर जब वो फहराने की कोशिश करते हैं, तो उसका किसी तरीके से उसकी निंदा नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू अगर हाथ में हथियार लेकर चलेगा, त्रिशूल लेगा, या बजरंग दल के लोगों का अगर कहीं प्रशिक्षण होगा, तो दरअसल वो एक मुसलमान की तरीके से बिहेव करेंगे, और तब वो दूसरे सभ्यताओं के अधीन नहीं आए। इसलिए मुझे लगता है कि उनके रास्ते में सबसे बड़े रोड़ा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू नहीं है। उनके रास्ते में सबसे बड़े रोड़ा जो है वो गांधी है, उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बुद्ध है, उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अशोक है। तो जो पिछला 8 साल है, उस 8 साल के अंदर अखलाक की मृत्यु के बाद जिन्होंने अखलाक के ऊपर हमला किया, जान ली, उसके वो जो जिसको खलनायक बनाना चाहिए था, दरअसल उसके साथ देश के सरकार के मंत्री खड़े होते हैं। जब झारखंड के अंदर जिन लोगों ने अंसारी को मारा और उनको उम्र कैद की सजा हुई, उसके साथ केंद्र का एक मंत्री जाके उनको मिठाई खिलाता है, और मिठाई खिलाता है बल्कि उनको माला पहनाता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देखो, हाँ, ये असली हिंदू है। तो इसलिए शोभा यात्रा के दौरान जब हुड़दंग मचती है, तो उसमें लगता है कि नहीं, देखो देश का हिंदू बदल रहा। 8 साल के अंदर ये जो बदलाव लाने की कोशिश की, मुझे नहीं मालूम कि ये बदलाव स्थायी होगा, स्थायी नहीं होगा, क्योंकि सभ्यताओं में बदलाव इतनी आसानी से भी नहीं होता है और इतनी जल्दी भी नहीं होता और स्थायी भी नहीं होता। ये कोशिश जो है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टियां इस बदलाव की जो तीक्ष्णता है, उसकी जो गहराई है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए एक पैरेलल नैरेटिव जो बनाने की कोशिश होनी चाहिए वो बना भी नहीं पा रहे। ये उनकी सबसे बड़ी असफलता, जिसका जिक्र आपने किया कि वो इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो कश्मीर पे फोकस नहीं करते। मुझे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने पर कभी हैरानी नहीं थी, मुझे सीए आने पर हैरानी नहीं थी, मुझे ट्रिपल तलाक पर हैरानी नहीं थी, क्योंकि ये तो उनके मुद्दे ही थे और उसको कभी छिपाया भी नहीं उन्होंने। तो अगर ये उसको बदलने की कोशिश कर रहे थे, बदला उन्होंने, तो दरअसल वो खुलेआम जो सामने के दरवाजे से किया, लेकिन जो ये पिछले दरवाजे से करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। अजय, आखिरी सवाल आपसे, मुझे बताइए, 2024 में अब 2 साल से भी कम का वक्त बाकी है। अभी पहली बात तो अगले 2 साल में आप नरेंद्र मोदी सरकार के पॉलिटिकल सिंबल के तौर पर जो हम देख रहे हैं, बुलडोजर बन चुका है। बुलडोजर सीधे किसी और की तरफ नहीं, किसी गलती में ना रहे, मुगालते में ना रहे, भारतीय मुसलमानों की जो पॉलिटिकल राइट्स और फ्रीडम है उनको कुचलने की तरफ आगे बढ़ रहा है सीधे तौर पर। आपने खुद जिक्र किया कि जुडिशरी को जो करना चाहिए था ज्ञान व्यापी मुद्दे में, अब ये देखिए आपके किस तरह से उन्होंने मथुरा के मुद्दे में, यहाँ तक कि कल ये भी खबर आई कि लाल किले की जो मस्जिद है वहां पे भी नमाज बंद करा दी गई है। तो लगातार जो चीजें माना जाता था कि कभी इनको नहीं छुआ जाएगा, सैक्रोसैंक्ट हुआ करती थी, एक पवित्रता होती थी जिन चीजों को लेकर, वो किसी चीज की कोई पवित्रता, कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में आने वाले 2 साल और 2024 के लिए क्या कोई खिड़की है हमारे पास? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आरफा, खिड़की तब दिखती है जब विपक्षी पार्टी इस पूरे, जैसा आशुतोष जी बता रहे थे, कि नरेंद्र मोदी और जो एक प्रयास है कि नया हिंदू बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, उसके बेसिक सेंटर पे पहुंचे, उसके केंद्र पे पहुंचे और उसको समझे। अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी विपक्षी पार्टी
ये भाजपा के ये जो अभी का जो पूरा की जो इतिहास की हम बात कर रहे थे कि इतिहास को वो बदल सिर्फ टेक्स्ट बुक रीराइटिंग करके नहीं कर रहे हैं, वो अपने राजनीति अपने कैंपेन से इतिहास बदल रहे हैं, हर जगह बदल रहे हैं। पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे एनसीईआरटी की किताबें बढ़ रही थी तो उसको अटैक करना ज्यादा आसान था, लेकिन जब तक ये कल्चरल नेशनलिज्म जो हिंदू कल्चरल नेशनलिज्म का एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव उसके विपक्ष में नहीं खड़ा होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि 2024 में विपक्षी पार्टी के भरपूर प्रयास के बाद भी नरेंद्र मोदी के सामने वो टिक पाएंगे। इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि ये बुलडोजर की बात की, ये मस्जिद मंदिर की पॉलिटिक्स, ये सारे सिम्टम्स है। 2024 से पहले नया पार्टी आपने सेंट्रल विस्टा देखा, वहां पे भी किस तरीके से एक पूरा जो हम लोग के इतिहास की जो मेमोरी है, एक सिविलाइजेशनल मेमोरी कह लीजिए, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कह लीजिए, उसको भुलवाने की कोशिश है। एक नया पार्लियामेंट बनकर खड़ा हो जाएगा, 2024 से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा। उसके पास क्या है, आप विपक्ष के पास क्या है इसका तर्क, क्या ये भारत की अभी नेसेसिटीज है? वो उसको उस पर डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो ये लोगों के सामने ये मॉरल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि 20% आबादी जो इंडिया की है उसको आप दरकिनार करते हुए एक नया भारत बनाना चाहते हैं क्या? ये जो है कल्चरल नेशनलिज्म में घुसकर जब तक कांग्रेस या रीजनल पार्टीज नहीं घुसेगी और एक सेक्युलर एक सिंक्रेटिक राजनीति का एक कल्चरल आयाम तैयार नहीं करेगी, तब तक हिंदू ये हमेशा डोमिनेट रहने के अभी आसार नजर आ रहे हैं। बुलडोजर हो या इस तरीके से हो, सारी चीजें ये सब तो चलते रहेंगे, ये तो इनका प्रोसेस है, इतिहास बदलने का प्रोसेस है, फेक हिस्ट्री एक गढ़न करने का एक प्रोसेस है, वो करते रहेंगे। 1950s से मतलब जब से आरएसएस शुरू हुई है तब से वो एक नया इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं। जो अब पावर में है तो उनको पेट्रोनेज मिला हुआ है, कल्चरल गुंडे तत्वों को रास्तों पे खुला छोड़ा हुआ है उन्होंने, उनको पेट्रोनेज मिला हुआ है। कोई भी पिस्टल आकर दर्शाकर आप मतलब हवा में हवाई फायर कर सकता है, धमका सकता है। तो जब इस तरीके की राजनीति है तो इसका आंसर भी जो है, उत्तर भी है, विपक्ष को उस चीज को पकड़कर ही देना होगा, नहीं तो उसके बिना आप इकोनॉमी कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। कह रहे हैं अभी तो विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसकी गहराई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। लास्ट कमेंट जी अजय एक छोटा सा कमेंट जी, मैं बस ये कह रहा था कि विपक्ष की पार्टियां भाजपा को हराने के लिए सोशल जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन या ये सारी चीजें बात करती है, रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है। प्रॉब्लम ये है कि जब कल्चरल नेशनलिज्म का एक दौर चलता है तो वहां पर ये सारी चीजें, जो कास्ट का क्वेश्चन है, रिलीजन का क्वेश्चन है, ये सब सुपरसीड हो जाते हैं। आम आदमी एक तरफ वियर कर जाता है, जैसे कि नेशनलिस्ट स्ट्रगल में जब भारत स्वाधीनता का संग्राम लड़ रहा था, उसमें भी ये सारी चीजें दरकिनार होकर लोग ब्रिटिश को भगाने के लिए लड़ रहे थे। वैसे ही एक तरीके से आज उस नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म के दौर में ये जो कि ये सारे जो कास्ट की राजनीति है या सोशल जस्टिस का जो समाजवादी गढ़न है, जो समाजवादी पार्टी का, ये सब दरकिनार होकर एक तरीके से एक तरफ क्या कहते हैं सेंटर हो जाता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और इसी तरीके से तो नया हिंदू बनाया जा रहा है जिसकी कोई जातिगत पहचान नहीं है, क्षेत्रीय पहचान के अलावा नया भारत बनाने की बात करते करते नया हिंदू बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।